हेलो गाइज, वेलकम बैक। ये सरफेस केमिस्ट्री है और ये इसकी सेकंड क्लास है। उम्मीद है आपको पहली क्लास समझ में आई होगी और मुझे पता है आई ही है। सरफेस केमिस्ट्री की सेकंड क्लास में हम शुरुआत करेंगे उन अंडरलाइन से जो अब तक हो चुकी है। यानी हमने एडजॉर्प्शन के बारे में पढ़ना शुरू किया था, ठीक है। डिजॉर्प्शन, सॉर्प्शन, ऑक्लूजन सभी इसी में आया था। मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन में हमने डेल्टा जी डेल्टा एस के बारे में भी पढ़ा था और हमने फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन को ख़त्म कर लिया था, दोनों का डिफरेंस ख़त्म कर लिया था। कुछ कमाल की बातें भी थी कि प्रेशर बढ़ाने से एडजॉर्प्शन कैसा होगा, ठीक है। जो मैं चीज़ अभी आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। ये कुछ चीज़ें थी कि अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो एडजॉर्प्शन बढ़ेगा, ठीक है ना। अगर आप सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो एडजॉर्प्शन बढ़ेगा, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एडजॉर्प्शन घटेगा। यहाँ बात हो रही है फिजिकल एडजॉर्प्शन के बारे में, ठीक है ना। फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है ये घटेगा। तो ऐसे ऐसे कई केस थे। अभी तक तो आपने ये पता कर लिया कि क्या प्रेशर टेम्परेचर बढ़ाने से एडजॉर्प्शन में फ़र्क पड़ता है। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि ये क्यों होता है, इसका फ़र्क होने का कारण क्या है, ठीक है। तो इससे पहले हम स्टार्ट करें चैप्टर को आगे, तो कुछ अंडरलाइन है ये आप कर लो, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ये एडजॉर्प्शन आइसोथर्म से आज हम स्टार्ट करेंगे और ये एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन है, ये हमें पहले पढ़नी चाहिए, उसके बाद हम इसको कंटिन्यू कर पाएंगे। देखो, एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन में हम कल की क्लास में जो चीज़ पढ़ी थी उसी को अच्छी तरह से क्लेरिफाई करेंगे। जैसे प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम में इस्तेमाल होता है इसका, ठीक है। द रिमेनिंग ट्रेस, जैसे मान लो आपको वैक्यूम चाहिए किसी घर के अंदर या फिर किसी कैथोड रे टेस्ट ट्यूब, आपने याद होगी इसमें कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब थी, उसके अंदर मान लो आपको सारी गैस हटानी है। ओके, हट जाएंगी। आपको क्या करना है, उसके अंदर चारकोल डाल दो, सारी गैस उस चारकोल पे क्या हो जाएंगी, एडजॉर्ब हो जाएंगी, ठीक है। तो ये वैक्यूम क्रिएट करता है गैसेस को एडजॉर्ब करके। गैस मास्क, गैस मास्क जो एक एग्जांपल है, ये पहले इस्तेमाल होता था जिस जगह पे आग लगती थी। मान लो कोई फायर ब्रिगेड जो बुलाते हैं आग लगने के मार, तो पहले वो क्या करते थे लोग, उनके पास इस तरह का गैस मास्क होता था, ठीक है ना। ये आंखें हैं, ठीक है, और इस तरीके का गैस मास्क वो यूज़ करते थे, वो लगा के मास्क, और जहाँ आग लगी हुई है उसके अंदर घुस जाते थे। होता क्या था, जो पॉइजनस गैस है वो गैस मास्क के चारों तरफ एडजॉर्ब हो जाती थी, जहरीली गैस। क्योंकि जब आग लगती है तो लोग जहरीली गैस से ज़्यादा मरते हैं आग से जलने की बजाय, ठीक है ना। तो पॉइजनस गैस एडजॉर्ब हो जाती थी, फिर वो अंदर चले जाते थे। तो ये गैस मास्क जो था वो इस्तेमाल करते थे। ये डिवाइस विच कंसिस्ट ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल और ए मिक्सर ऑफ एडजॉर्बेंट इज़ यूजली यूज फॉर ब्रीदिंग इन कोल माइन, कोयले की खदान जो होती है, माइन होती है, वहाँ भी इसका यूज़ करते थे टू एडजॉर्ब पॉइजनस गैस, ठीक है। और कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी, इसके बारे में तो कल बहुत डिस्कस हुआ है। सिलिका जेल, एल्यूमिना जेल, सभी का यही काम है, ये कंट्रोल करने के लिए होते हैं मॉइस्चर को, ठीक है। रिमूविंग ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम सॉल्यूशन, ये भी एनिमल चारकोल के बारे में डिस्कस हुआ था कल के। रिमूव कलर सॉल्यूशन बाय एडजॉर्बिंग कलर इम्प्योरिटीज़। ओके, हेट्रोजिनस मिक्सर जो है, ये हेट्रोजिनस कैटलिस्ट जो है, ये कल की ही क्लास में आने वाला है, ठीक है। जैसे आप ये मान के चलना, मैं आपको बताऊं हेट्रोजिनस के बारे में, तो नाइट्रोजन जो कि गैस फेज होता है, हाइड्रोजन जो कि गैस फेज होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन जो कि सॉलिड फेज होता है, क्या बनेगा आपका, अमोनिया। अब अगर आपके रिएक्टेंट और कैटलिस्ट अलग अलग फेज में है, इट इज कॉल्ड हेट्रोजीनस कैटलिस्ट, कैटलाइसिस, ठीक है ना। इसे हेट्रोजीनस कैटलाइसिस कहते हैं। और अगर ये दोनों सेम फेज में हैं, जैसे एक नॉर्मल सा एग्जांपल दूं मैं सेम फेज का, जैसे मान लो SO2 प्लस O2 विल गिव यू, ये क्या बनेगा, SO3। और मान लो यहाँ जो कैटलिस्ट है वो, ये देखो गैस फेज है, ये भी गैस फेज है, और मान लो यहाँ हाइड्रोजन है, या कोई भी कैटलिस्ट ऐसा है जो गैस फेज में है, तो गैस फेज में होने की वजह से रिएक्टेंट और कैटलिस्ट अगर गैस फेज में है तो हम इसको क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड होमोजीनस कैटलिस्ट, ठीक है ना। ये होमोजीनस कैटलिस्ट होते हैं। हम कल की क्लास में हेट्रोजीनस होमोजीनस दोनों पढ़ने वाले हैं। तो
SO2 प्लस O2, इसका रियल एग्जाम्पल लिख देते हैं NO इन गैस फेज। ठीक है, इसे कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रिक एसिड होता है HNO3 और NO होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, तो ये होमोजेनस कैटलिस्ट है, ये हेट्रोजेनस कैटलिस्ट है। अब वो यहाँ क्यों बोल रहे हैं इसके बारे में कि हेट्रोजेनस कैटलिस्ट में भी इसका इस्तेमाल होता है, तो मैं बता दूं, जब भी कभी, ये देखो हेट्रोजेनस कैटलिस्ट है, आयरन की सरफेस को आमतौर पर ऐसा बनाते हैं, ये इस तरह से 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। ठीक है, और ये सारी जो सरफेस होती हैं कैटलिस्ट की फ्री सरफेस होती हैं। तो हमें नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन है मान के चलना, ये आपका नाइट्रोजन है यहाँ पे। ठीक है, और ये दूसरे वाला जो है ये आपका हाइड्रोजन है। ये पहले इस तरह से कैटलिस्ट की सरफेस पे बैठते हैं और फिर आपस में क्या बना लेते हैं, ये फिर आपस में बनाते हैं ये बॉन्ड, इनके बीच में फॉर्मेशन होती है बॉन्ड की। ठीक है ना, तो ये जो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, बस मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ भी एडजॉर्प्शन होता है। देखो आयरन की सरफेस पर ये पूरा का पूरा जो है वो क्या है, आयरन है। ठीक है, आयरन की सरफेस पर जो कि एक कैटलिस्ट है, इसकी सरफेस पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन एडजॉर्ब हो रही है, इसीलिए ये दिखा रहे हैं कि इसमें एडजॉर्प्शन होता है। एंड द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया इज वेरी पॉपुलर, नॉन एज क्या, हैबर प्रोसेस। देखो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया यूजिंग आयरन एज ए कैटलिस्ट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4 कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ये सभी के सभी किसका यूज़ करते हैं, कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसमें आयरन था किसमें, हैबर प्रोसेस में। तो ये बताने की कोशिश करता है यहाँ भी एडजॉर्प्शन होता है। कल की क्लास में तो और क्लियर चीज़ हो जाएंगी। ओके, इनर्ट गैस को भी एडजॉर्ब करते हैं। तो यहाँ कोकोनट चारकोल है, ये कोकोनट चारकोल है, ये इनर्ट गैस को एडजॉर्ब कर लेता है। और तो और इन क्योरिंग डिजीज़, दवाइयों में भी हमारा एडजॉर्प्शन इस्तेमाल किया जाता है। अब दवाइयों में ये कैसे इस्तेमाल होता है ज़रा देखो एक बार ध्यान से। मान लो आपके स्टमक में प्रॉब्लम है, ये स्टमक है इस तरीके से। ठीक है, इसके अंदर प्रॉब्लम है। अब सुनना ज़रा ध्यान से, तो ये सारे के सारे जो हैं ये जर्म्स हैं। ठीक है, इन्होंने क्या कर रखा है, स्टमक में इन्फेक्शन कर रखा है। आपने खा लिया क्या, मेडिसिन खाई, एक दवाई खाई, दवाई स्टमक में जाके क्या होती है, घुल जाती है। ये दवाई है आपकी स्टमक में जाके पूरी की पूरी क्या, डिज़ोल्व होगी। ठीक है, अब डिज़ोल्व होने के बाद होगा क्या, जितने भी ड्रग्स हम खाते हैं यानी दवाइयाँ जो खाती हैं वो उन जर्म्स को मार देती हैं। ठीक है ना, किल जर्म बाय गेटिंग एडजॉर्ब्ड ऑन देम, यानी ये आपके जर्म्स थे, ये मान लो मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये जर्म्स थे, इन जर्म्स के चारों तरफ ये एडजॉर्ब होगी दवाई। ठीक है ना, इस तरीके चारों तरफ एडजॉर्ब होगी। किल बाई जर्म्स बाई गेटिंग एडजॉर्ब्ड ऑन देम, उनके ऊपर एडजॉर्ब होगी और ऐसे कैसे एडजॉर्ब करके उस जर्म्स को शरीर से बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो ये कमाल का प्रोसेस है। आप बिलीव भी नहीं करोगे कि ये हमारी बॉडी में होता है। और ये सब क्या है, एडजॉर्प्शन, सरफेस केमिस्ट्री। और अगर डिटेल में जाएं, आपने महसूस किया होगा जब आप बाहर से डस्ट से घर में आते हो तो आपकी आंखों में जो डस्ट है वो जमा हो जाता है और आप आई ड्रॉप डालते हो। कई ऐसे आई ड्रॉप हैं जो आप नॉर्मल भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो वो आई ड्रॉप जब आप डालते हो तो आप फिर से हैरान रह जाओगे। ये देखो, ये आई ड्रॉप आपने डाली अपनी आँख में, ये आई ड्रॉप डाल दी अपनी आँख में। ठीक है, ये इसका मॉलिक्यूल को जूम करके दिखा रहा हूँ मैं। और जितने भी आप जर्म्स बाहर से लाए हो वो सारे के सारे जर्म्स, मान लो ये ब्लैक कलर में जर्म्स हैं, ये सारे जर्म्स क्या हो जाते हैं, इस आई ड्रॉप पे एडजॉर्ब हो गए, एडजॉर्ब। और जैसे ही एडजॉर्ब हो गए वो आपकी आइज़ के साइड में आ जाते हैं, सारा डस्ट आपकी आंखों के किनारों में इकट्ठा हो जाता है, उसको आप फिर हटा सकते हो। तो यहाँ भी एडजॉर्प्शन है। तो कितनी प्रोसेस है हमारी डेली लाइफ में, सब एडजॉर्प्शन है। और तो और जो शुगर मिल में ये तो थी चलो आपकी आई ड्रॉप वाला केस था। और तो एक एग्जांपल और देखो, जो जहाँ चीनी बनती है उस जगह पर जैसे मान लो ये आपकी चीनी है और चीनी को साफ़ सुथरा बनाने के लिए, उस चीनी को क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं चारकोल से। तो ये चीनी के चारों तरफ जो आप देख पा रहे हो, ये चीनी के चारों तरफ ये जो है ये डस्ट है। ठीक है, और अगर आप पॉलिश करोगे किससे, चारकोल से, तो चारकोल क्या कर लेगा, जो चारकोल होता है वो
मानना ये चारकोल है, ये चारकोल से इसकी पॉलिश करवा दी इसकी, तो ये सारा चारकोल, ये जितना भी जो डस्ट है वो अपने ऊपर ले लेगा, ठीक है ना। ये आगे सारे डस्ट अपने ऊपर एडजॉर्ब करवा लिया इसने, और आपकी जो चीनी है यानी जो शुगर है वो क्या होगी, बिल्कुल प्योर। तो ये सारे जो एग्जाम्पल हैं ये किसके हैं, एडजॉर्प्शन के हैं, ठीक है। और आगे चलते हैं इस खेल में। फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस देखो यूनिट 6 में आएगा, हम आने वाले उसमें पढ़ेंगे। एडजॉर्प्शन इंडिकेटर आपने इस पे भी अंडरलाइन कर लो, सिर्फ इस पे करना, कुछ सर्टेन प्रेसिपिटेट सच एज सिल्वर हैलाइड जो हैं वो एडजॉर्ब करवाते हैं कुछ डाइज को, लाइक इओजिन हो गया, फ्लोरिसिन हो गया, इनको अपने ऊपर एडजॉर्ब करवा लेते हैं और प्रोड्यूसिंग ए कैरेक्टरिस्टिक कलर एट द एंड पॉइंट, ठीक है ना। तो ये भी एक तरह का एडजॉर्प्शन है। क्रोमेटोग्राफी में तो एडजॉर्प्शन आपने देखा ही होगा, और शायद आप नहीं भूले होंगे इस चीज़ को कि हम क्रोमेटोग्राफी करते थे, आपको याद होगा, ऐसे हम ट्यूब बनाते थे और इस तरीके से इसको करते थे। ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आया था 11th क्लास में। और अब भी याद होगा कि यहाँ जो भरते थे हम उसको क्या कहते थे, जो स्टेशनरी फेज था उसे क्या कहते थे, याद होगा, दिस इज कॉल्ड सिलिका जेल। अब जहाँ सिलिका जेल आ गया तो वहाँ पर ऊपर से जो सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है, ये ऊपर से सॉल्यूशन आ रहा है वो क्या होगा, इसके ऊपर एडजॉर्ब होगा। तो यार जहाँ सिलिका जेल आ गया वहाँ एडजॉर्प्शन होगा। तो अब आप क्रोमेटोग्राफी को अच्छी तरह से समझ गए होगे, अच्छी तरह से क्या है ये, ठीक है। तो ये बात हुई अंडरलाइनिंग की, और अब हम आज से स्टार्ट करेंगे आज का खास टॉपिक, उसका नाम है एडजॉर्प्शन फ्रॉम, जस्ट ए मिनट, फ्रेंडली आइसोथर्म। ये रहा पहली ही जो डेफिनेशन है वो बहुत कमाल की है, इसको तो भाई करना ही है। तो ये डेफिनेशन जो है ये एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की डेफिनेशन है। होती क्या है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ये देखो एक एक करके सारे जो पॉइंट है क्लियर होते जाएंगे। तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं। वैसे तो अभी तक हमने एप्लीकेशंस ही पढ़ी थी इसके बारे में, तो एक ये क्वेश्चन भी है जो अभी पेंडिंग है, अभी इसको डिस्कस करेंगे, ये दोनों डिस्कस करने के बाद, ठीक है। तो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म किसे कहते हैं, कुछ नहीं होता, ये x बाई एम और p के बीच में जो ग्राफ है, दिस इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। आइसोथर्म का मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब देखना एक बार ध्यान से, x बाई एम किसे कहते हैं, x बाई एम, ये देखो x बाई एम, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझ जाओगे। ये जो सिलिका जेल है ये है आपका एडजॉर्बेंट, बस इसी को कहते हैं मास ऑफ एडजॉर्बेंट, सिलिका जेल को। और इसके ऊपर जो ये एडजॉर्ब हो गए इसे क्या कहेंगे हम, इसे कहते हैं x, दिस इज द मास ऑफ एडजॉर्बेट। तो x क्या हुआ, मास ऑफ एडजॉर्बेट, और m क्या हुआ, मास ऑफ एडजॉर्बेंट। अब सोचो अभी सिर्फ 6 एडजॉर्ब हुए हैं तो मास ऑफ एडजॉर्बेट 6 का है, लेकिन अगर मैं इसकी जगह 4 और कर दूं तो 10 एडजॉर्ब हो गए। अब x की वैल्यू बढ़ी या नहीं बढ़ी, बढ़ गई। लेकिन m की वैल्यू बढ़ी या नहीं बढ़ी, यार m की वैल्यू क्या बढ़ेगी, वो तो कांस्टेंट है। यानी x की वैल्यू बढ़ने से एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगा। तो फाइनली आपको ये पता लग जाना चाहिए अब x बाई एम को क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन कहते हैं इसको। लिखने की तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपको, क्योंकि ये अगर आपको लिखना ही है तो रजिस्टर के टॉप पे हाईलाइट करो, ठीक है। और ऐसे ऐसे नोट्स बना लोगे तो यार कमाल कमाल ही हो जाएगा। क्योंकि देखो जैसे ये कलर है, इस कलर को x बना कर दो, ठीक है, डिवाइड बाई जो ये कलर है m कर दो। ये आपको इंडिकेट कर रहा है इन सभी लैंग्वेज में, अगर किसी के पास प्रॉपर टाइम हो और प्रॉपर पैसन हो नोट्स बनाने का, तो उस पैसन से तो भाई कुछ भी कर सकते हो आप, कमाल के नोट्स बनते हैं। एंड द होल वैल्यू x बाई एम इज नोन एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है। तो आगे चलते हैं, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन तो पता लग ही गया। अब आप देखोगे तो आसान लगेगा। द वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब, वेरिएशन का मतलब ग्राफ किसके बीच में, अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब बाई एडजॉर्बेंट, इसे कहते हैं एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन विद किसके साथ, प्रेशर के साथ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर।
कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द मीन ऑफ ए कर्व नोन एज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। इसी को कहते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, तो ये कर्व जो है आपको दिखाया गया है, ये एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है, यानी इसके बीच में जो कर्व है। दिस इज़ योर x बाई एम, दिस इज़ योर प्रेशर इंक्रीज, और जो कर्व है वो इस तरीके से दिखाया गया है। अगर टेम्परेचर आप 195 केल्विन का रखते हो तो ये पूरी प्रोसेस के दौरान इतना ही रहेगा। समझ में आया? अच्छा, अगर आप सोचने वाली बात है, यहाँ देखो सारा जो खेल है ये फिजिकल एडजॉर्प्शन से रिलेटेड है। फिजिकल एडजॉर्प्शन बड़ा सिंपल होता है, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एडजॉर्प्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यही चीज़ करते तो 244 केल्विन पर आप चेक कर पाओगे कि यहाँ एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन कम हो रहा है, हालांकि प्रेशर आप उतना ही बढ़ा रहे हो। और अगर टेम्परेचर कम करोगे तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है ना, फिजिकल एडजॉर्प्शन की इसमें बड़ा सिंपल है, ये ग्राफ को देखना और समझना, और अच्छी तरह समझ में भी आ जाएगा। आगे चलते हैं हम फ्रेंडलिच आइसोथर्म की तरफ। फ्रेंडलिच ने क्या बात बताई थी ऐसी? तो फ्रेंडलिच ने जो बात बताई थी वो ये बताई थी कि आप प्रेशर बढ़ाओगे तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ेगा, तो ठीक है। फ्रेंडलिच ने इसी बात को एक्सप्लेन किया था कि x बाई एम असल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके वही प्रेशर के। आप प्रेशर बढ़ाओगे तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ेगा। ठीक है ना, किसी को इसमें भी अगर थोड़ा बहुत डाउट हो तो मैं उसके लिए बता दूं, बड़ा सिंपल सा खेल है यार। ये देखो, ये पिस्टन बना के देख लो, और ये आपका सिलिका जेल है, और चारों तरफ ये आपके क्या है, गैस है। ये चारों तरफ गैस है। अब खुद सोचो, अगर आप ऊपर से पिस्टन को दबाओगे यानी प्रेशर बढ़ाओगे तो ये सारे के सारे जो गैस मॉलिक्यूल हैं वो कहाँ जाएंगे? सिलिका जेल तो पहले से ही एडजॉर्ब कर रहा है इनको, थोड़ा 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 थोड़ा, लेकिन जैसे आपने प्रेशर बढ़ाया अब ये बहुत तेज़ी से यहाँ पर क्या होने लगे, एडजॉर्ब होने लगे। यानी प्रेशर बढ़ाने से एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीज होता है, बढ़ता है। सिंपल कॉन्सेप्ट, कोई ज़्यादा इसमें कुछ है ही नहीं रहा है। ठीक है, तो अब हम फ्रेंडलिच जो एडजॉर्प्शन जो ग्राफ है ये क्या बताता है कि अगर ऐसा हुआ तो इसने वैल्यू को किसके कर दिया, इक्वल कर दिया के इंटू पी की जो पावर है ये आपकी 1/n जो साइंटिस्ट ने अपने हिसाब से सेट की थी, और जो n की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है, 1 2 3 जो भी है। अब इसमें अगर मैं कहूँ टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, तो यहाँ log x बाई एम आ गया, और ये तो सारी वैल्यू आपको पहले ही पता है, k मल्टीप्लाई बाई पी की पावर 1/n। आगे सॉल्व करोगे इसको तो देखो क्या हो जाएगा। ये इस केस में जैसे आपने लॉगरिथम लिया तो लॉगरिथम ये तो सेम है, log x बाई एम है ये तो। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, log a इंटू बी क्या होता है, log a प्लस log p की पावर 1/n, ये हो गया। और सोल्व करेंगे तो log x बाई एम इज इक्वल टू log k, और ये क्या आ जाएगा आपका 1/n जो कि पावर है log p, ये आ जाएगा। करना आपको कुछ नहीं है, आपको जो ये 1/n log है ये आगे लाना है। क्यों लाना है बताता हूँ, क्योंकि अगले ही चैप्टर केमिकल काइनेटिक नहीं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करेंगे केमिकल काइनेटिक, तो उसमें ये 6 बार आएगा जो अभी हम कर रहे हैं, 6 टाइम log p प्लस log k। 11th क्लास में आपने ये ज़रूर पढ़ा होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। कहाँ पे पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स। m होता है स्लोप, y होता है y एक्सिस, x एक्सिस, y को ऑर्डिनेट कहते हैं, x को एब्सिसा कहते हैं। ठीक है, तो इसकी हेल्प लेके अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, ये देखो भाई, ये ग्राफ ऐसा बनेगा y और x एक्सिस पे। ये देखो इस तरीके से हम ग्राफ बनाएंगे। ये आपका y एक्सिस पे कौन आ रहा है भाई, log x बाई एम आ रहा है, तो यहाँ हम लिखेंगे log x बाई एम, और x एक्सिस पे कौन आ रहा है, log p आ रहा है, ये log p। ठीक है, log और ये p। अच्छा,
स्लोप क्या है आपका, पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव स्लोप होता है तो ग्राफ क्या ऊपर की तरफ जाएगा, और अगर यहाँ -1/n होता तो ग्राफ नीचे की तरफ आता। बड़ा सिंपल। अच्छा, सी होता है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट जो है वो है लॉग के। लॉग के का मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका जो ये एरिया है ये आपका माना जाएगा लॉग के, ठीक है ना, यानी कुछ ना कुछ वैल्यू तो इंटरसेप्ट की है। और यहाँ से आपका ग्राफ बनना शुरू होता है, देखो +1/n है तो ग्राफ को ऐसे बना दो ऊपर की तरफ, ठीक है। और यहाँ से अगर आप स्लोप को देखोगे, स्लोप तो बड़ा सिंपल है, ये किस स्लोप पे है, वही हॉरिजॉन्टली लाइन को देखते हैं, याद होगा आपको। इस तरह से हॉरिजॉन्टली लाइन देखते हैं, एंगल देखते हैं, ठीक है, तो पता लगता है कि स्लोप कितना है। तो यहाँ से आप इसका स्लोप बता सकते हो। स्लोप है, स्लोप इज इक्वल टू 1/n, ये 1/n स्लोप है, ठीक है। तो ये हिस्सा जो था आपका, ये तो था आपका इंटरसेप्ट। इन सारी वैल्यू को मैं लिख देता हूँ, हालांकि मैथमेटिक में सभी को पता ही होगा। दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट, दिस इज कॉल्ड स्लोप, एंड दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस यानी ऑर्डिनेट एक्सिस यानी एब्सिसा, ठीक है। तो ये ग्राफ इस तरीके से डिज़ाइन होता है। और करना क्या है इस ग्राफ के बाद, ये तो हो गया आपका, प्रूव हो गया ग्राफ का, पूरी इतनी ही आपको। देखो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं इस पे इतना जोर दे रहा हूँ, नहीं तो हम इसको स्किप भी कर सकते थे। आप इसमें देखो एमटीजी के अंदर, इसमें देखो, इन रेफरेंस टू फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म राइट एक्सप्रेशन लिख के दिखाओ फॉर एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड, ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ये रहा एक्सप्रेशन, ठीक है। और इसमें कहा गया है कि व्हाट इज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, क्या होता है, डिस्क्राइब करके दिखाओ पूरा का पूरा। ये लास्ट ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, ये क्या है, व्हाट इज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो ये जो ग्राफ है और ये जो पूरी डेरिवेशन है एग्जाम में कुल मिला के आती है डेफिनेशन के साथ। डेफिनेशन तो हमने कर ली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की, ये रही। अच्छा, एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे हम यहाँ, देखो हम लिखेंगे log x/m, log x/m ऑन वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट कहेंगे, log p ऑन x ऐसे एब्सिसा कहेंगे, एब्सिसा की स्पेलिंग सी कर लेना। इफ़ इट कम्स टू बी स्ट्रेट लाइन, अगर ये स्ट्रेट लाइन आती है, ठीक है, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इज वैलिड, द स्लोप ऑफ द लाइन गिव द वैल्यू ऑफ n 1/n, ये रही। द इंटरसेप्ट c ऑन वाई एक्सिस गिव द वैल्यू ऑफ log k, ठीक है ना, log k। ये आपको पूरे नोट्स में अच्छी तरह से लिखने हैं। और जो नोट्स हैं वो अपने हाथों से बनाओ, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ चीज़ें अपडेट होती हैं। पिछली साल नीट के क्वेश्चन नहीं हुए थे, इस साल नीट के क्वेश्चन हो रहे हैं, तो अपडेट तो होती है। और बहुत सी ऐसी चीज़ नहीं आती है, उसे रजिस्टर के टॉप पे लिखना है आपको, ठीक है। तो कुल मिला के अभी जो हमने पढ़ा वो था इसके बारे में। और इस कहानी को और आगे बढ़ाएं आपकी एनसीईआरटी के अंदर, तो उन्होंने कुछ हिस्से पर यह भी कहा है कि एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज पे फिर से वैल्यू आ गई। यानी देखो कितने फैक्टर्स हैं जो आप अब अच्छी तरह से सीख चुके हो। ये वो फैक्टर हैं जो जिन पर रीजनिंग क्वेश्चन बनते हैं, यानी कोई ये छोटे मोटे फैक्टर नहीं है, खास फैक्टर्स हैं। टेम्परेचर का इफ़ेक्ट क्या होगा एडजॉर्प्शन पे, भाई इसका तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। प्रेशर का इफ़ेक्ट क्या होगा, कोई ज़्यादा है नहीं कि प्रेशर बढ़ाओगे तो एडजॉर्प्शन बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा, सरफेस एरिया बढ़ाओगे एडजॉर्प्शन बढ़ेगा, ठीक है। और तो और कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तब भी एडजॉर्प्शन बढ़ेगा। ये वाला जो इम्पैक्ट है, टेम्परेचर वाला तो अभी डिस्कस ही करने वाले हैं, अभी लिखेंगे इसको भी। ये वाला जो इम्पैक्ट है अजीबोगरीब, ये एक्सप्लेन किया गया है इस टॉपिक में एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज में, ठीक है। तो जो खास ध्यान है इस पे रखना आपको, कुछ ज़्यादा ही डार्क हो गया, आपका भी इसमें कोई ना कोई फेवरेट कलर होगा, बट मेरा तो ये है। कोई नहीं, इसी को यही रहने देते हैं, ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करते इसमें कलर में। तो देखो एक बार ध्यान से, व्हेन ए सॉल्यूशन, समझना इसको ध्यान से, ताकि ये पूरा का पूरा जो एडजॉर्प्शन सॉल्यूशन फेस है ये भी ख़त्म हो जाए। बहुत सिंपल है, देखो ये बात तो अभी अभी प्रूव हो गई है, कौन सी, कि
एक्स बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पी के। अब आपको पता लगेगा एक्स बाई एम यानी एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के भी। कैसे? ऐसे, ये देखो एक्स बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन, सेम प्रोसेस, सेम वही लॉगरिथम वगैरह वगैरह सब बिल्कुल डिक्टो। लेकिन ये कैसे है, हम कैसे मान ले? तो ये जो 3 लाइनें इस बात को प्रूव कर देंगे, आपको क्वेश्चन भी नहीं पूछना पड़ेगा। व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर, ठीक है भाई, एसिटिक एसिड विनेगर जो होता है, इज शेकन विद चारकोल, चारकोल के साथ अगर शेक करोगे इसे, ए पार्ट ऑफ एसिटिक एसिड इज एडजॉर्ब्ड बाई चारकोल। क्या बात है, यानी एसिटिक एसिड का कुछ पार्ट चारकोल ने एडजॉर्ब कर दिया। मान लो आपने जो एसिटिक एसिड पानी में डाला था उसकी कंसंट्रेशन थी, उस एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन थी 5 मोलैरिटी मान लो पानी के अंदर, और जैसे ही चारकोल पे एडजॉर्प्शन हो गया तो बताओ कंसंट्रेशन कितनी रहेगी? अब मान लो 2 मोलैरिटी रहेगी, क्योंकि कुछ एसिटिक एसिड तो एडजॉर्ब कर लिया ना चारकोल ने, अब वो पानी में मिक्स नहीं है, तो कंसंट्रेशन क्या होगी? डिक्रीज। बताओ अब ज़्यादा तेज़ी से एडजॉर्प्शन हुआ चारकोल पे, या अब अगर कंसंट्रेशन 10 मोलैरिटी होती और उसे 2 मोलैरिटी तक एडजॉर्ब होना है, तो चारकोल पे अब तेज़ी से एडजॉर्प्शन होगा या इस समय होना? तो यानी कंसंट्रेशन बढ़ाने से एडजॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीज होता है। देख लो अब इसको, ए पार्ट ऑफ एसिटिक एसिड एडजॉर्ब्ड बाई चारकोल एंड कंसंट्रेशन ऑफ एसिड क्या होगी? कम होगी। क्यों होगी ना, वो 5 से 2, तो जितना ज़्यादा आपका क्या होगा कंसंट्रेशन होगी, उतनी तेज़ी से एडजॉर्प्शन होता है। ठीक है, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हैव बीन मेड इन केस ऑफ एडजॉर्प्शन फ्रॉम द सॉल्यूशन वेरी, ये अब आपको पहले से ही पता होगा। देखो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिक्रीज होता है विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, डिक्रीज इन, क्यों? फिजिकल एडजॉर्प्शन, मोस्टली एडजॉर्प्शन फिजिकल एडजॉर्प्शन होते हैं, ठीक है ना, और बहुत कम एडजॉर्प्शन केमिकल एडजॉर्प्शन होते हैं इस वर्ल्ड के अंदर। एग्जाम्पल्स की बात करें तो द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्प्शन, एडजॉर्बेंट, बिल्कुल सही बात है। अब अगर आप सरफेस एरिया बढ़ा दोगे तो एडजॉर्प्शन जो है वो बढ़ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट बात है। अगर किसी के दिमाग में इसको लेके भी दो राय बनी हुई है तो इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे, पहले यही कर लेते हैं, क्वेश्चन आएगा उसमें एक्सप्लेन करेंगे इसको भी, ठीक है। द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन, अभी अभी हमने करा था कंसंट्रेशन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट, कुछ का नेचर ऐसा होता है जल्दी एडजॉर्ब करवा लेते हैं एडजॉर्बेंट, तो नेचर पे दोनों के डिपेंड करेगा, नो डाउट, ये भी बात सच है। कुछ ऐसे एडजॉर्बेंट होते हैं जो हाइड्रोजन को जल्दी से एडजॉर्ब करवा लेते हैं, और कुछ ऐसे एडजॉर्बेंट भी होते हैं जो हाइड्रोजन को उतनी जल्दी एडजॉर्ब नहीं करवा पाते, तो उनके नेचर पे भी डिपेंड होता है ये, राइट। आगे चलते हैं हम इसके, और ये सब जो अंडरलाइनिंग है ये भी होने के बाद अब हम इस पे भी आ गए हैं, जो हमारा एक छोटा सा टॉपिक रह गया था उसको भी देख लेते हैं। कौन सा था? ये वाला टॉपिक, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन केमिजॉर्प्शन। मैंने कहा था इस वर्ल्ड में मोस्टली एडजॉर्प्शन फिजिकल एडजॉर्प्शन है और कुछ एडजॉर्प्शन केमिजॉर्प्शन भी है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन केमिजॉर्प्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो फिजिकल एडजॉर्प्शन पे तो क्या इफेक्ट पड़ रहा था, फर्स्ट फिजिकल एडजॉर्प्शन पे तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एडजॉर्प्शन कम हो जाएगा, सिंपल। अब जितनी भी बात मैंने बोले हैं ना, ये कम हो जाएगा, ये क्यों हो जाएगा, आप देखना आज की क्लास के एंड में इन बातों से ही क्या बातें निकलेंगी। इन्होंने कहा है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन केमिजॉर्प्शन, हालांकि उन्होंने रीजन नहीं पूछा, तो ये तो सीधा ही आंसर होगा, केमिजॉर्प्शन फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज विद राइज ऑफ टेम्परेचर बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल डिक्रीज विद फर्दर इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। हालांकि उन्होंने बिकॉज पूछा ही नहीं, उन्होंने कहा है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन केमिजॉर्प्शन, तो हम कहेंगे फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। देखो फर्स्ट इंक्रीज हुआ टेम्परेचर बढ़ाने, फिर देन डिक्रीज होगा एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, और इनके बारे में तो आपको पता ही है, एक्स वाई एम एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, मास ऑफ एडजॉर्बेंट और मास ऑफ एडजॉर्बेट, ठीक है।
तो फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। अब जो आएंगे क्वेश्चंस वो रीजन आएंगे इसके कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। अब एक एक करके हम सभी के जो रीजन है वो डिस्कस करते रहेंगे कि इसका रीजन क्या है और इसका रीजन क्या है। स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चंस को यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं एक तरफ से, तो हमारे सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो ख़त्म होते चले जाएंगे, ठीक है। अपनी एनसीईआरटी निकाल लो जल्दी से, और एनसीईआरटी निकालने के बाद एक्सरसाइज में आ जाओ। यहाँ से हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। लगभग 10 क्वेश्चन हमारी टारगेट पे होंगे, ठीक है, और 10 रीजन आपको पता होने चाहिए, 10 रीजन्स वाई। ओके, तो क्वेश्चन है वाई सब्सटेंस लाइक प्लेटिनम एंड पैलेडियम ऑफन यूज्ड फॉर कैरिंग आउट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। तो सिंपल आंसर है इसका कि बिकॉज ऑफ हाई एडजॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ प्लेटिनम एंड पैलेडियम फॉर हाइड्रोजन, ठीक है ना, इसीलिए ऐसा होता है। वैसे कई बुक में जो है वो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिजॉर्प्शन। तो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स केमिजॉर्प्शन के तो यार आप वैसे ही बता सकोगे क्या, हाईली स्पेसिफिक होता है केमिजॉर्प्शन, ठीक है, मोनोलेयर होता है, ठीक है, हीट ऑफ एब्जॉर्ब इसकी एडजॉर्प्शन की हीट बता सकते हो यार। कई 6 कैरेक्टरिस्टिक करवाए थे कल, तो उनमें से कोई भी 2 बता दो। ओके, वाई फिजिकल एडजॉर्प्शन डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अब ये जो क्वेश्चन आपको पता है ना, उसके वो रीजन पूछ रहे हैं, मेरी बात समझो। अब जो ये आपको पता है कि इसका जो एडजॉर्प्शन है वाई डज फिजिकल एडजॉर्प्शन डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, इतनी चीज़ आपको पता है, ठीक है। अब ये जो लेवल है वो बढ़ता चला जाएगा। अब आपका वो कह रहे हैं कि फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है, कोई पूछता है अगर टेम्परेचर क्या होता है तो आपको फिजिकल एडजॉर्प्शन डिक्रीज हो जाता है। वो कह रहे क्यों हो जाता है, तो इसीलिए जो ये क्वेश्चन है इसे को ये आपका लेवल जो है बहुत बढ़ा देंगे। अब सुनते रहना इसका आंसर क्या होगा। देखो, फिजिकल एडजॉर्प्शन जितने भी होते हैं वो A प्लस बी विल गिव यू C प्लस D प्लस हीट। याद होगा ये क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं। अब एक्सोथर्मिक होते हैं तो ले चैटलियर प्रिंसिपल लगाओ, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर हीट की जगह जाके ऐड हो जाएगा, और जो रिएक्शन है वो कहाँ से ली जाएगी, रिवर्स में। और रिवर्स में जाने का मतलब ये हुआ कि एडजॉर्बेट अलग हो रहे हैं, एडजॉर्बेंट अलग हो रहे हैं, यानी एडजॉर्प्शन जो है आपका वो टेम्परेचर बढ़ाने पर एडजॉर्प्शन जो है वो क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर एडजॉर्प्शन डिक्रीज होता है, रीजन है ले चैटलियर प्रिंसिपल। सोर्स मैंने लिंक सेंड कर दिया है आपका, वो लिंक से आप इसके प्रॉपर आंसर देख सकते हो। एक लिंक और भी सेंड करूँगा, या फिर आप डाउनलोड कर लेना mycbse.guide.com, वो भी बहुत कमाल के इनके आंसर होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वाई आर पाउडर्ड सब्सटेंस आर मोर इफेक्टिव एडजॉर्बेंट देन देयर क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो पाउडर सब्सटेंस जो हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव क्यों हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म के कंपैरिजन में। तो पाउडर सब्सटेंस में वैसे तो आपको आंसर पता है इसका कि इसका आंसर है सरफेस एरिया। अब मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, इसके बाद आप डिसाइड करना। बताओ ये सिलिका जेल ज़्यादा एडजॉर्प्शन कर लेगा, ये देखो ये एडजॉर्प्शन है, ये सिलिका जेल ज़्यादा एडजॉर्प्शन कर लेगा, या फिर मैं इसी सिलिका जेल को पाउडर्ड फॉर्म में ले आता हूँ, और समझाने के लिए इसी सिलिका जेल को मैं किस फॉर्म में ले आया, ये देखो इसी के टुकड़े कर रहे हैं मैंने, 1 2 3 4 5 6, कुल मिला के 6 को जोड़ दोगे तो आपका ये बन जाएगा। अब बताओ एडजॉर्प्शन कहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ ज़्यादा होगा या फिर इन सभी पे ज़्यादा होगा। ये देखो इसी से ही बना हुआ है, और ये देखो, तो कुल मिला के जो इसके सरफेस है वो अगर हम ऐसे कर दें, इसको ट्रांसफॉर्म करें तो इस पर एडजॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो रीजन कौन सा था, सरफेस एरिया, ठीक है। तो रीजन क्या होता है, सरफेस एरिया। अगर कोई मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड है तो घर में बैठ के इसको भी सोल्व करना ज़रा। ये एक क्यूब है ठीक है, ये एक क्यूब है, और इसकी एक साइड है, एक जो साइड है वो है 2 सेंटीमीटर। इसका सरफेस एरिया निकालना। अब इसी क्यूब के अगर मैं ऐसे ऐसे
छोटे छोटे क्यूब के टुकड़े कर दूं, यानी इसके वॉल्यूम के हिसाब से इसके टुकड़े कर देना, 4 टुकड़े कर देना इसके, और टुकड़े ऐसे होने चाहिए कि चारों का वॉल्यूम इसके बराबर हो। और अब आप सरफेस एरिया निकालोगे तो आप हैरान रह जाओगे, इसका सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, 6a²। ठीक है, अब इसी तरह से 6a² को इसके हिसाब से निकालोगे तो आपको ये जो सरफेस एरिया मिलेगा वो इससे बहुत ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो कुल मिला के ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें सरफेस एरिया का वो क्या है, पाउडर्ड जो फॉर्म है उसमें ज़्यादा एडजॉर्प्शन होगा। ठीक है, और इसकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पे आ जाओ। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज बिल्कुल लास्ट में, और इन क्वेश्चंस को भी देखो। पहला क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन द मीनिंग द टर्म एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन, हो गया, हटाओ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एडजॉर्प्शन केमिकल एडजॉर्प्शन, हम कर चुके हैं दोनों में डिफरेंस। अच्छा, अगला क्वेश्चन, गिव रीजन वाई फाइनली डिवाइडेड पाउ सब्सटेंस इज मोर इफेक्टिव एज एन एडजॉर्बेंट, सरफेस एरिया कॉन्सेप्ट। ठीक है, ओके, व्हाट आर द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन द सॉलिड, कई सारे फैक्टर हैं, आप ये फैक्टर लिख लो। जैसे इसके फैक्टर की बात करें तो एक फैक्टर लिख सकते हो आप, कौन सा, प्रेशर बढ़ाने पर एडजॉर्प्शन बढ़ेगा, एक फैक्टर हो गया। सरफेस एरिया बढ़ाने पर एडजॉर्प्शन बढ़ेगा, 2 फैक्टर हो गए। नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट भी बोल सकते हो। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पर एडजॉर्प्शन कम होगा। ठीक है ना, गैस का एडजॉर्प्शन सारा का सारा जो है वो फिजिकल एडजॉर्प्शन में काउंट हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आपका हो गया। ठीक है, इन्फ्लुएंस। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, अभी अभी हमने कराया। डिस्क्राइब फ्रेंडली चाइसर भी तो है ही, क्वेश्चन खास ही है तो। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट, एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट क्या होता है और इसको कैसे अचीव किया जाता है। देखो, अगर आपने एडजॉर्बेंट को एक्टिवेट कर दिया तो वो एडजॉर्प्शन ज़्यादा करेगा, और कैसे अचीव किया जा सकता है, उसको सरफेस एरिया बढ़ा दो, अचीव हो गया। एक्टिवेशन एडजॉर्बेंट क्या है भाई, एडजॉर्बेंट इतना एक्टिवेट हो गया कि वो एडजॉर्प्शन बहुत ज़्यादा कर रहा है, कैसे अचीव हो सकता है, उसका सरफेस एरिया बढ़ा दो। ठीक है, ओके, व्हाई इज एडजॉर्प्शन ऑलवेज एक्सोथर्मिक, एडजॉर्प्शन हमेशा एक्सोथर्मिक क्यों होता है, तो एडजॉर्प्शन एक्सोथर्मिक क्यों होगा, क्योंकि बॉन्ड फॉर्म होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड, गैस ऑन सॉलिड आ गया तो वही फिजिकल एडजॉर्प्शन हो गया। और फिजिकल एडजॉर्प्शन में टेम्परेचर का केस बड़ा सिंपल होता है। देखो, प्रेशर बढ़ाने पर तो एडजॉर्प्शन बढ़ेगा, चाहे वो फिजिकल हो या केमिकल हो, कोई भी हो। टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या, टेम्परेचर बढ़ाने पर एडजॉर्प्शन क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर एडजॉर्प्शन क्या हो जाता है, कम, और ये प्रेशर बढ़ाने पर एडजॉर्प्शन क्या हो जाता है आपका, ज़्यादा। ये भी आज का ही है। ठीक है, ओके, आज की क्लास के लिए इतना ही था, और अब जो अगले टॉपिक हैं वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, और जो भी इम्पैक्ट इसके रहते हैं सभी। कैटलिस्ट को हम कल स्टार्ट करने वाले हैं। आज हमने होमोजीनस हेट्रोजीनस कैटलिस्ट जो भी डिस्कस किया था उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो 2 दिन का आपका जो ऑफ है तो उसमें जितनी जल्दी हो सके अपना बैकअप कर लेना, और जितना भी जो चीज़ अभी तक रही है उसको भी बैकअप करना। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास।